डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू अगर है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी विभागगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग जो है जो भी कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं अपना सुझाव दीजिए। जो भी आप सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और भी जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग हम लोग पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग। दो चरवाले रैखिक इसी को रेखी भी कहते हैं। रेखीय समीकरण के युग्म, इसी को हम लोग युगपत समीकरण भी कहते हैं। युगपत समीकरण भी कहते हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables इस तरह से यही हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। युगपत समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आप क्लास 8 में पढ़ा है। आप वहाँ जो पढ़े थे, अब यहाँ हमको जो पढ़ना है और जो है स्टैंडर्ड लेवल पढ़ना है, यानी हाई लेवल पढ़ना है और डीपली पढ़ना है, बस यही अंतर है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग पढ़ने से पहले मैं जो है रिवाइज कर रहा था आपको, यानी आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन मैं सोचा जो है थोड़ा बहुत आप लोग रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ें, ताकि जो भी कोई बच्चे हों ऐसे जिनको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो उनका जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग को पढ़ने से पहले हम लोगों ने पहले से जो है समीकरण को ही जाना कि समीकरण क्या है। तो समीकरण को हम लोगों ने क्या जाना कि ऐसा जो है गणितीय कथन जिसमें जो है इक्वल का जो है साइन जरूर आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे। अगर किसी कोई डाउट हो रहा हो तो आप पिछली क्लास को जो है एक बार दो बार रिवाइज करिए। तो हम लोग समीकरण के बारे में क्या पढ़े थे? इक्वेशन के बारे में क्या पढ़े थे? इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी कोई अगर पूछे कि इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है, तब आप क्या बताएंगे? ऐसा गणितीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह जरूर आए, तो उस गणितीय कथन को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। समीकरण की हम लोगों ने विशेषता भी पढ़ा। समीकरण जैसी विशेषता क्या पढ़ा हम लोगों ने कि समीकरण में जो है उसमें जो चर होता है, जो उसमें वेरिएबल प्रयोग करते हैं समीकरण में, चर के एक निश्चित मान के लिए जो है क्या होता है? समीकरण संतुष्ट होता है, यानी सेटिस्फाई होता है, भिन्न भिन्न मान के लिए नहीं। और दूसरी जैसे हम लोग उसकी विशेषता क्या पढ़े थे समीकरण की, कि समीकरण के जो है दोनों पक्षों में किसी समान संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी कुछ करेंगे तो समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और समीकरण का बायां पक्ष दायां पक्ष हमेशा क्या होता है? समान होता है। इस तरह से हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी उसके पढ़े थे, नहीं तीसरी विशेषता पढ़े थे। तो समीकरण क्या होता है इसके बारे में किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा, तो आप समीकरण समझे। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या यहाँ पढ़ना है? हम लोगों क्या पढ़ना है यहाँ पर? दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है, यानी पेयर पढ़ना है, जोड़ा पढ़ना है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का पेयर जोड़ा पढ़ना है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को साथ साथ ही पढ़ना है हमको।
तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जो है जानने से पहले हम लोग ने जाना कि एक चरवाहा रैखिक समीकरण क्या है और उसको रेखीय समीकरण क्यों कहते हैं। तो इसको ये सब पिछली क्लास में हम लोग जाने। तो एक चरवाहा रैखिक समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग होता है। ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग होता है और उस चर की जो मैक्सिमम घात हो अगर एक हो तो उस समीकरण हम क्या कहते हैं? एक चरवाहा रैखिक समीकरण। इस तरह से हम लोग पिछली क्लास पढ़े हैं। इसी तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो चरवाहा रैखिक समीकरण। दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स यूज किए गए हों और उन दोनों चरों की जो है मैक्सिमम घात कितनी हो? एक हो। तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? दो चरवाहा रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा कि अब हम जो है अब दो चरवाहे रैखिक समीकरण चूँकि यहाँ पढ़ना है, तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी हल कैसे किया जाता है। हल करने का मतलब वहाँ पर मैं बताया था कि हल करने का सेंस वहाँ पर यही है कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं, जो दोनों वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, एक्स और वाई या और जो भी वेरिएबल आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उनका हम लोग मान निकालेंगे और वो मान ऐसा होगा कि जो ये वेरिएबल का हम मान निकालेंगे वो उस वेरिएबल के मान को जब हम इक्वेशन पुट करेंगे तो इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। यानी जब इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा यानी उस चर के मान के लिए, उन दोनों चर के मान के लिए इक्वेशन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। जब इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो इक्वेशन क्या होगा? जो उसके जो चर के एक्स और वाई जो मान निकाल हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है जिस वैल्यू के लिए, उस वैल्यू के लिए जो है वही वैल्यू क्या होगी? उस इक्वेशन क्या हो? सलूशन होगी, हल होगी। इस तरह से हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण को जो है सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने एक चरवाहा रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोगों ने सीखा। ये सब आप छोटी कक्षाओं में सीखे हैं, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में आप पढ़े हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करते हुए माइंड में मैं चल रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो डाउट न रहे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक चरवाहा रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोगों ने सीखा। तो एक चरवाहा रैखिक समीकरण को हम लोगों ने 3 मेथड सॉल्व किया और एक चरवाहा रैखिक समीकरण जो होता है जब हम लोग सॉल्व किया तो वहाँ हम लोग देखे थे एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है, एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है यानी वन वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, उसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे वहाँ हम लोगों ने देखा कि एक चरवाहे रैखिक समीकरण जो चर प्रयोग किया जाता है उसके एक निश्चित मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। ध्यान समझिए, एक चरवाहा रैखिक समीकरण जो होता है उस एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग किया जाता है उस चर के एक निश्चित मान के लिए, एक निश्चित वैल्यू के लिए, एक डेफिनेट वैल्यू के लिए, एक यूनिक वैल्यू के लिए ही इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। उस जो है चर के भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने एक चरवाहा जैसे रैखिक समीकरण हम जब पढ़े थे, जैसे देखिए x प्लस 2 इक्वल टू जैसे 4 है, x प्लस 2 इक्वल टू 4 है, तो ये एक चरवाहा रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि ये ऐसा समीकरण जिसमें एक चर प्रयोग किया गया है और इस चर की जो मैक्सिमम घात है कितनी है? एक है। इस पर कोई घात नहीं है तो एक माना जाता है। यानी इसकी जो इसमें जो इस जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण जो चर प्रयोग किया गया कौन चर है? x है और इस x की मैक्सिमम पावर कितनी है? एक है। तो इसलिए इस समीकरण को हम क्या कहेंगे? एक चरवाहा रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? तो अब ये जो है, ये जो इक्वेशन एक चरवाहा रैखिक समीकरण है, इसमें जो चर प्रयोग किया गया है, जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है, वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए ही, एक निश्चित मान के लिए इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगा, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसको जिस मान पर जो है, जिस मान पर वेरिएबल के जिस मान पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, यानी इस वेरिएबल के जिस मान पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, वही वैल्यू क्या हो जाएगी? वही इस चर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन क्या होगी? सलूशन होगी, हल होगी। तो यानी जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, वहाँ हल करने का सेंस यही है कि उसके जो है हम लोग उसके चर को जो है वह जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है उस वेरिएबल यानी चर का हम ऐसा मान निकाल रहे हैं जिस मान पर जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, अर्थात क्या निकाल रहे हैं? उसका सलूशन निकाल रहे हैं। यानी रैखिक
रैखिक समीकरण का हल कर, एक चरवाहा रैखिक समीकरण का हल करने का सेंस या दो चरवाहा रैखिक समीकरण करने का जो है सेंस यही है कि उसमें जो चर प्रयोग किए गए हैं उस चर के जो है हम लोग ऐसी वैल्यू निकाल रहे हैं जिसके लिए इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाए, अर्थात जो है जिस वैल्यू पर, जिस चर के जिस वैल्यू पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगा वही वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या होगा, सलूशन हो, हल होगा। तो कहने का यहाँ सेंस यही है, एक चरवाहा रैखिक समीकरण जो हम लोग हल कर रहे हैं या दो चरवाहा रैखिक समीकरण जो हल कर रहे हैं वहाँ हल करने का सेंस यही है, समीकरण का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हल निकाल रहे हैं, सलूशन निकाल रहे हैं, यानी वेरिएबल का मान निकाल रहे हैं, वेरिएबल का ऐसा मान निकाल रहे हैं जिस पर जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, अर्थात इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है। तो एक चरवाहा, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चरवाहा रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सा तरीका है सॉल्व करने का, उसको हम लोगों ने सीखा था। पहला तरीका क्या था, मैं बताया था एरर एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयत्न और त्रुटि विधि से हम लोग एक चरवाहा रैखिक समीकरण सॉल्व किया था। पिछली क्लास में आप पढ़े हैं, क्लास को जो है आप ये ओपन करके एक बार दो बार रिवाइज करिए, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर दूसरा मेथड हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतर विधि, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तीसरा मेथड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तीसरा मेथड हम लोग क्या पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन मेथड से एक चरवाहा रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात यही जो है निकल के कंक्लूजन ये निकला था कि एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है, ध्यान समझिए, एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग किया जाता है यानी जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है उस वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए ही, एक निश्चित वैल्यू के लिए इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। यानी एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग किया जाता है उस चर के एक निश्चित मान के लिए इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। और जिस मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा यानी चर के जिस मान के लिए एक चरवाहा रैखिक समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा वही चर का मान क्या होता है, उस इक्वेशन क्या होता है, सलूशन होता है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पिछली क्लास में यहाँ तक हम पढ़े थे। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हम लोग एक चरवाहा रैखिक समीकरण को जान गए, दो चरवाहा रैखिक समीकरण को भी मैं बताया था, दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्या है उसको भी मैं बताया था। जैसे मैं क्या बताया था, दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्या है, जैसे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू जैसे 3 है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण को मैं क्या बताया था, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किया गया हो, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किया गया हो और उन दोनों चरों की मैक्सिमम जो पावर हो, मैक्सिमम घात हो कितनी हो, एक हो, तो उस समीकरण हम क्या कहते हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण। अब जैसे देखिए ये समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, यानी ये ऐसा गणितीय कथन है जिसमें इक्वल टू को साइन है। इसी तरह यहाँ भी ऐसा गणितीय कथन है जिसमें इक्वल टू को साइन है। तो ये इक्वल टू साइन है तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा गणितीय कथन है जिसमें इक्वल टू साइन है, बराबर चिन्ह है, इसका मतलब ये गणितीय कथन क्या है, समीकरण है। इसी तरह ये भी x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ये ऐसा गणितीय कथन है जिसमें बराबर का चिन्ह है, इक्वल टू को साइन है, इसलिए ये गणितीय कथन क्या है, समीकरण है। ये समीकरण परिभाषा में बताया था। तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण में क्या बता रहा हूँ कि दो चरवाहा रैखिक समीकरण को मैं क्या बता रहा हूँ कि ऐसा समीकरण जिसमें जो है दो चर प्रयोग किए गए हों और दोनों चरों की जो मैक्सिमम घात हो एक हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण कहते हैं। ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर दो चर प्रयोग किए गए हैं, पहला चर क्या है x, दूसरा चर क्या है y, और इन जो चर प्रयोग किए गए हैं इनकी चर की मैक्सिमम घात कितनी है, इसकी घात कुछ नहीं लिखी गई है तो क्या माना जाएगा, एक, इसकी घात कुछ नहीं लिखी गई तो क्या माना जाएगा, एक, यानी इन दोनों चरों की मैक्सिमम घातें कितनी है, एक हैं। इसलिए जो है ये क्या है, दो चरवाहा रैखिक समीकरण है। क्यों है, फिर समझिए, क्योंकि ऐसा समीकरण है कि इसमें दो चर प्रयोग किए गए हैं और इन दोनों चरों की मैक्सिमम जो घातें हैं क्या है, एक हैं, इसलिए ये जो समीकरण है, दिया गया समीकरण है क्या है, दो चरवाहा रैखिक समीकरण है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट है, नहीं डाउट है, नहीं डाउट है यहाँ तक ना। तो ये सब आप लोग जो है आप क्लास 8th में भी इस तरह से आप पढ़े हैं, जो हम पढ़ रहे हैं दो चरवाहा रैखिक समीकरण के युग्म या युगफल समीकरण क्लास 8th में भी आप पढ़े हैं। लेकिन वहाँ क्या था, हम लोग जो है वहाँ लेवल कम था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे हाई लेवल पढ़ेंगे, डीपली और पढ़ेंगे, बस यही अंतर है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे,
क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। अगर आप क्लास 9th में पढ़े हैं और उसके बाद कोई डाउट अगर है, कन्फ्यूजन है, तो मैं क्लास 9th में जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण में बहुत डीपली पढ़ाया हूँ। वहाँ पर आप जो है एक एक वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या होता है या जनरल फॉर्म क्या होता है, आप इस तरह से पढ़े होंगे। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण का जो है जनरल इक्वेशन क्या होता है, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का जो जनरल इक्वेशन मतलब व्यापक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन, इस तरह समझिए। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही क्या होता है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है a क्या है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है, गुणांक है। b क्या है, यहाँ पर x का x का कोएफिशिएंट है। ध्यान समझिए, a क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है y का कोएफिशिएंट, a क्या है, x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक, b क्या है, y का गुणांक, c क्या है, कांस्टेंट है। और a b c की जो वैल्यू होती है रियल नंबर्स होती है। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। और रियल नंबर्स आप लोगों का पहला ही चैप्टर है, हम अभी उसको पढ़ाए नहीं हैं। तो रियल नंबर में कौन कौन संख्याएं होती हैं, तो रियल नंबर में सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं सभी क्या होती हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। ध्यान समझिए, रियल आप एक जो ए बी और सी के जो मान रहे क्या रहे, रियल नंबर्स रहेगा। ए बी सी के मान रहेगा क्या रहेगा, रियल नंबर्स रहेगा। ए बी सी जो मान रहे क्या रहेगा, रियल नंबर्स रहेगा। तो रियल नंबर्स क्या है, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। जैसे कहने का मतलब ये जो वैल्यू होगी, अब रियल नंबर जब हम वहाँ पढ़ाएंगे, जो वास्तविक संख्या हम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बहुत डीपली हम बताएंगे रियल नंबर क्या है। यहाँ आप खाली इतनी समझिए, सभी परिमेय संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याएं रियल संख्या के अंतर्गत आती हैं या रियल नंबर्स होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं सभी जो है परिमेय संख्याएं यानी सभी रेशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। ध्यान समझिए, तो ये रियल नंबर्स के अंतर्गत समझिए आप कि सभी पूर्णांक आएंगे, सभी भिन्नें आएंगी और परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, इस तरह से जो है यहाँ पे आएगी। तो कहने का मतलब ए बी सी की जो वैल्यू रहेगी, ए बी सी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, रियल नंबर रहेगी। कहने का मतलब कि कोई ऐसा नंबर नहीं रहेगा यानी कि जिसको हम मान निकाल नहीं सकते, अनडिफाइंड वैल्यू कोई ऐसी नहीं रहेगी, कोई जैसे काल्पनिक वैल्यू नहीं रहेगी यानी इमेजिनरी कोई नंबर्स नहीं रहेगा। इस तरह से नंबर नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, रियल नंबर्स रहना चाहिए। रियल नंबर्स के अंतर्गत जैसे कोई भिन्न भी हो सकती है, कोई पूर्णांक भी हो सकता है, पॉजिटिव पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इस तरह से भिन्न हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएँ हो सकती हैं, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं ना, नहीं डाउट है। अब जैसे देखिए, ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है,
इसी को हम लोग जो है क्लास 9 में पढ़े हैं इस तरह से। अब हम क्लास 9 में जो पढ़े थे, क्लास 9 का सिलेबस जो था आप लोग जो पढ़े हैं, सिर्फ एक ही इक्वेशन पढ़े हैं। एक ही इक्वेशन के माध्यम से, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के एक ही इक्वेशन के माध्यम से इसका हमको सलूशन निकालना रहता था। एक ही समीकरण के माध्यम से, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के एक ही समीकरण के माध्यम से हमको इसका हल निकालना रहता था, और इसका जो है हमको ज्योमेट्रिक माध्यम से यानी ग्राफ के माध्यम से इसको पढ़ना रहता था कि इसका जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये सब आप क्लास 9 में आप पढ़े हैं, क्लास 9 पढ़े हैं। तो वहाँ हम लोग क्या पढ़ते थे क्लास 9 में, एक चरवाहा रैखिक समीकरण सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ते थे। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान समझिए फिर से, दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्लास 9 हम लोग क्या पढ़ते थे, दो चरवाहा रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ते थे। अब यहाँ दो चरवाहा रैखिक समीकरण का हम लोगों ने दो समीकरण को एक ही साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दो चरवाहा रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से साथ साथ पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए, दो वेरिएबल है, दो चर है, अगर न दो चर है तो दो हमको इक्वेशन भी रहना चाहिए, तब हम लोग जो जैसे चर x और y प्रयोग किया गया है, तब x और y की वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर दो वेरिएबल है, दो अज्ञात वैल्यू है या दो अज्ञात मान है या दो अज्ञात राशियां हैं, अगर दो अज्ञात राशियां हैं, दो समीकरण भी रहे, तब हम लोग उस दोनों अज्ञात राशियों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्लास 9 में हम लोगों को ऐसा नहीं पढ़ने को मिला था। क्या मिला था, दो अज्ञात राशियां थी लेकिन समीकरण हमको एक ही मिला था। यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण जो है हम एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे थे। लेकिन क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, दो चरवाहा रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ना है एक ही साथ। इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, दो चरवाहा रैखिक समीकरण के युग्म या युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का मतलब जोड़ा या दो से अधिक समीकरणों को एक साथ पढ़ना, दो या दो से अधिक समीकरण को एक साथ पढ़ना। कम से कम दो समीकरण जरूर है, होना जरूरी है। युगपत समीकरण हम किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक समीकरण को एक साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम युगपत समीकरण कहते हैं। और उसमें भी कम से कम दो समीकरण होना जरूरी है, तभी जो है युगपत समीकरण रहेगा। कम से कम दो समीकरण होना साथ ही साथ है, कम से कम दो समीकरण जो होना साथ जो है अनिवार्य ही है। तो आपके जो सिलेबस में क्लास 10th में दो समीकरण हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा जो है आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं युगपत समीकरण, लेकिन वहाँ तो क्या था, वहाँ लेवल नीचे था। अब यहाँ हम लोग हाई लेवल पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड रूप पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए? नहीं कोई डाउट है, नहीं कोई डाउट है ना? तो आगे बढ़ें। अब जैसे देखिए, ए क्या है, रियल नंबर। ए क्या रहेगा यहाँ पर, रियल नंबर। बी क्या रहेगा, रियल नंबर। सी क्या रहेगा, रियल नंबर। ए बी सी क्या रहेगा, यहाँ सी रियल नंबर रहेंगे। यहाँ तक कोई किसी का डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, इस तरह से। यहाँ किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। और जैसे देखिए, अब जब से हमको दो समीकरण एक ही साथ पढ़ना है, दो समीकरण हमको एक ही साथ पढ़ना है, दो समीकरण जब हमको एक ही साथ पढ़ना है तो उसमें पहला समीकरण जैसे क्या होगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला जैसे समीकरण रहेगा इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला समीकरण रहेगा। दूसरा समीकरण जैसे आप किस फॉर्म मिलेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण आपको मिलेगा पढ़ने का इस फॉर्म में। इन्हीं दोनों समीकरण हमको साथ साथ पढ़ना है, इन्हीं दोनों समीकरण को साथ साथ हमको पढ़ना है कि दोनों समीकरण कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों समीकरण हम लोग कैसे बीजगणित के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे, और दोनों समीकरण कैसे हम ज्योमेट्रिक माध्यम से पढ़ेंगे, यानी ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। यही हमको आपके इस चैप्टर में क्या है, स्टडी करना है। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जो है, आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के साथ साथ पढ़ने से पहले आप लोग क्लास 9 में क्या पढ़े हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को
दो चरवाहे रैखिक समीकरणों को दो समीकरण साथ साथ पढ़ने से पहले आप क्लास 9 क्या पढ़े हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरणों को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़े हैं। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे उसका ग्राफ बनाते हैं, जब तक आप दिमाग में ये आइडिया नहीं फिट रहेगा तब तक आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से आप सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी। आप कॉन्सेप्ट पहले वहीं से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जो है जो क्लास 9 पढ़े हैं उसको आप माइंड रिकॉल करिए। अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ तो थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं क्लास 9 के जो है आप हमारे चैनल पर देखिए, जो है क्लास 9 में जो है मैं दो चरवाहे रैखिक समीकरण को मैं बहुत डीपली पढ़ाया हूँ। वहाँ जो है एक एक वीडियो आप देख लीजिए, एक बार दो बार तीन बार रिवाइज कर लीजिए तो पूरा हमें ये विश्वास है जो है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वहाँ से आप जो है पढ़ लीजिए, तब जो है यहाँ से आप जो जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ में आएगा बहुत आसानी से। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के पढ़ने के बजाय पहले दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ने के बजाय हम पहले दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक समीकरण के माध्यम से ही पढ़ेंगे। यानी जो क्लास 9 में जो आप पढ़े हैं पहले हम उसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करते हुए एक दो क्वेश्चन लेकर के आप लोग हम रिवाइज करते हुए तब फिर पुनः हम आगे बढ़ना है। तो यहाँ से कोई डाउट नहीं है ना। तो अब यहाँ से जैसे देखिए, जब इन दोनों जैसे देखिए यहाँ पर ये जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण माध्यम से पढ़ेंगे तो यहाँ दो समीकरण के माध्यम से पढ़ने का यहाँ सेंस यही है, इसमें जो x और y प्रयोग किया गया है वेरिएबल और इसमें जो x और y वेरिएबल प्रयोग किया गया है, दोनों यानी इसमें यानी समीकरण नंबर 1 में जो है x और y जो प्रयोग किया गया है वेरिएबल, समीकरण नंबर 2 में जो x और y वेरिएबल प्रयोग किया गया है, इन्हीं x और y की वैल्यू हमको निकालना रहेगा। और ये जो है x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यू रहेंगी, ध्यान समझिए, ये x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यू रहेंगी जिसका मान जो है समीकरण नंबर 1 जब रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। और समीकरण नंबर जब 2 में आप रखेंगे तब भी जो है समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। यानी कहने का मतलब ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो हम दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से हम वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू हम दोनों इक्वेशन जब रखेंगे तो दोनों इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। यानी कहने का सेंस क्या, दोनों इक्वेशन क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा, हल होगा क्या, जो x और y की वैल्यू निकालेंगे। यही हमको यहाँ से पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस जो है ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पहले जो है ज्योमेट्रिकल मेथड्स पढ़ेंगे। ध्यान समझिए, दो चरवाहे रैखिक समीकरण का जो युग हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम दो समीकरण को साथ साथ जो है हम पहले कैसे पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकली मेथड्स पढ़ेंगे, यानी ज्यामिति विधि से पढ़ेंगे, ज्यामिति तरीके से पढ़ेंगे। तब उसके बाद हम कैसे पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ेंगे, यानी बीजगणितीय मेथड्स पढ़ेंगे, बीजगणितीय तरीके से पढ़ेंगे। तो आप सिलेबस में जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो हम पढ़ रहे हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम दो समीकरण के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के माध्यम जो पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहले ज्यामिति के तरीके से पढ़ेंगे। तब उसके बाद कैसे पढ़ेंगे, बीजगणितीय मेथड्स पढ़ेंगे, यानी बीजगणित तरीका से पढ़ेंगे। तो जब ज्यामिति मेथड से हम इसको पढ़ेंगे दोनों इन समीकरण को, तब वहाँ पर हम क्या पाएंगे कि हम लोग इनका ग्राफ बनाएंगे। इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब इनका हम ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे क्या कि ये दोनों जो अब चूँकि जो है आप क्लास 9 पढ़ चुके हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के माध्यम से जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्लास 9 आप पढ़े हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण ग्राफ बनाते समय जो है
इस दो चरवाहा रैखिक समीकरण कम से कम 2 हल हमको जानना ज़रूरी है। जब तक 2 हल हम नहीं जानेंगे तब तक हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो अब यहाँ से कैसे आप दिमाग माइंड में ये बात आ रही है कि सर आप जो है यहाँ 2 हल आप कह रहे हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण 2 हल, जबकि एक चरवाहा रैखिक समीकरण का एक ही हल आप बता रहे थे। यानी कहने मतलब उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता था, जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है एक्स वाई, चाहे जो भी वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल प्रयोग किया जाएगा। वेरिएबल में आप कन्फ्यूज मत होइए, जो भी वेरिएबल प्रयोग किया जाएगा, चाहे एक्स वाई जेड कैक है, चाहे जो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, 2 वेरिएबल रहना चाहिए। ये नहीं खाली एक्स ही वाई लिखना है, ऐसा नहीं है। आप चाहे ए बी सी कैक है, ए बी सी पी क्यू आर, जो भी आप लिखना चाहें। तो यानी 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण को मैं बता रहा हूँ कि कम से कम इसका ग्राफ बनाने के लिए 2 सलूशन उसके होने चाहिए पता हमको, यानी 2 हल पता होना चाहिए। और जबकि एक चर वाला रैखिक समीकरण में क्या बता रहा हूँ, इसके सिर्फ एक ही सलूशन होता है, यानी चर का एक ऐसा मान होता है जिस पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। यानी एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है, उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, उस वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होता है, समान होता है। लेकिन 2 चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा, आप क्लास 9 पढ़े होंगे। 2 चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है, इसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, जो दोनों वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, उन दोनों वेरिएबल के भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। ध्यान समझिए, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण और एक चरवाहा रैखिक समीकरण क्या अंतर है, यही समझिए। 2 चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है, उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो उसमें चर प्रयोग किए जाते हैं, उन चर के भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे इसमें x और y वेरिएबल प्रयोग किया गया है, इस समीकरण में भी क्या x और y वेरिएबल प्रयोग किया गया है। तो ये x और y के कई ऐसे मान होंगे जिस पर जो है इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। यानी इसका कहने से क्या निकल कर आया, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण के एक हल या अनेक हल, यहाँ तक कि अनंत हल हो सकते हैं। ध्यान समझिए, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल, अनेक हल या अनंत हल होते हैं। जबकि एक चरवाहा रैखिक समीकरण के सिर्फ क्या होता है, एक ही हल होता है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट तो क्लास 9 में आप पढ़े हैं कि 2 चरवाहा रैखिक समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके एक हल नहीं बल्कि कई हल होते हैं। एक हल या अनेक हल या अनंत हल, अनंत है इनफाइनाइट हल हो सकते हैं। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते थे क्लास 9 में, जब हम इसका ग्राफ बनाते थे, यानी ज्योमेट्रिक माध्यम जब हम इसको पढ़ते थे, जब ग्राफ बनाते थे, तो कम से कम जब हम लोग ग्राफ जब बनाते थे, कम से कम जो है 2 चरवाहा रैखिक समीकरण का 2 सलूशन हमको जब पता हो रहता था, तभी हम लोग ग्राफ बना पाते थे। यानी सीधा सीधा इसका सेंस यही, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण का जब हम ज्योमेट्रिकली मेथड से पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्रिकल मेथड से जब पढ़ेंगे तो 2 चरवाहा रैखिक समीकरण जब ज्योमेट्रिकली मेथड से पढ़ेंगे, यानी ग्राफ के माध्यम जब हम पढ़ेंगे, तो 2 चरवाहा रैखिक समीकरण ग्राफ हम तभी बना पाएंगे जब 2 चरवाहा रैखिक समीकरण का कम से कम 2 सलूशन हमको पता हो, 2 हल पता हो। 2 हल जब पता रहेगा तभी हम ग्राफ बना पाएंगे। कम से कम 2 हल पता होना चाहिए। आओ तो ऐसे चाहे जितना हल रहेगा सब बन जाएगा, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 हल पता रहे तो आप ग्राफ बना पाएंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट तब इन्हीं, अब जब हम इनको 2 चरवाहा रैखिक समीकरण को, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण को जब दो चरवाहा रैखिक समीकरण को जब हम 2 समीकरण के माध्यम से पढ़ना शुरू करेंगे, तब वहाँ हम क्या देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जब 2 चरवाहा रैखिक समीकरण को जब हम लोग ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं, यानी ज्योमेट्रिक माध्यम जब पढ़ते हैं, ज्यामितिक माध्यम से पढ़ते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं क्या, जब इस 2 चरवाहा रैखिक समीकरण के सलूशन के माध्यम जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो इस जो है 2 चरवाहा रैखिक समीकरण के जितने सलूशन होते हैं, जितने हल होते हैं, ग्राफ में जो है एक सीधी रेखा पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण के सलूशन के माध्यम से, हल के माध्यम से जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो उनके जितने हल होते हैं सभी एक सीधी रेखा पर उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या, 2 चरवाहा रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं उनके माध्यम से हमको जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है।
एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए जो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। जब इस समीकरण के माध्यम से हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर लाइन, जैसे कि सीधी चाहे स्ट्रेट लाइन कहिए, इसीलिए हम दो चरवाहा रैखिक समीकरण कहते हैं। इसी तरह जब एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण है, इसके माध्यम से जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगी, सीधी रेखा ही मिलेगी। इसलिए एक चरवाहा रैखिक इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक चरवाहा समीकरण को, इसीलिए एक चरवाहा समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक या रेखीय समीकरण, क्योंकि इसके माध्यम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमको जो है एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। अब दो चरवाहे समीकरण को हम लोग दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, ध्यान समझिए। दो चरवाहे समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सलूशन के माध्यम से, इसके हल के माध्यम से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में जो हम देखते हैं सभी सलूशन जो है एक सीधी रेखा क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, इसके सलूशन के माध्यम से हमको एक क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। इसीलिए दो चरवाहे रैखिक समीकरण को भी हम लोग, इसीलिए दो चरवाहे समीकरण को भी हम लोग क्या कहते हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट ना? फिर से एक बार समझिए, दो चरवाहे समीकरण को रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, एक चरवाहे समीकरण को रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि एक चरवाहे समीकरण को भी जब हम ज्योमेट्रिक माध्यम से पढ़ते हैं तो वहाँ हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए एक चरवाहे समीकरण को एक चरवाहा रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरवाहे समीकरण को हम लोग दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि दो चरवाहे समीकरण के सलूशन के माध्यम जब हम ग्राफ बनाते हैं इसके सभी सलूशन जो है हमको एक सीधी रेखा मिलते हैं। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के हल के दो चरवाहे समीकरण के माध्यम से, दो चरवाहे समीकरण के हल के माध्यम से हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए दो चरवाहे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, यही दो चरवाहे समीकरण को दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि दो चरवाहे समीकरण के सलूशन के माध्यम से जब हम ग्राफ बनाते हैं सभी सलूशन हमको एक सीधी रेखा मिलते हैं। यानी दो चरवाहे समीकरण के माध्यम से हमको एक सीधी रेखा मिलती है। इसीलिए जो है दो चरवाहे समीकरण को हम दो चरवाहा रैखिक समीकरण कहते हैं या रेखिक समीकरण कहते हैं। दो चरवाहा रेखिक समीकरण कहते हैं या दो चरवाहा रैखिक समीकरण कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं हुआ ना? नहीं डाउट हुआ। तो अब जैसे देखिए, अब इन्हीं दो चरवाहा रैखिक समीकरण का, इन्हीं दो चरवाहा रैखिक समीकरण जब हम दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या, हमको दो रेखाएं प्राप्त होंगी। जब दो रेखाओं को जब इन दो रेखाओं को, यानी दोनों समीकरण को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब दो रेखाओं पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों समीकरण के माध्यम हमको दो रेखा ही मिलेगी ना। तो इन दोनों रेखाओं को जब हम किसी एक ही समतल में पढ़ेंगे तो वहाँ क्या बनेगी, दो कंडीशन वहाँ पर सिर्फ तीन ही कंडीशन बन सकती है। किन्हीं भी दो लाइंस को जब हम एक प्लेन में पढ़ेंगे तो उसके लिए सिर्फ तीन ही कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, पहली कंडीशन बच्चे क्या हो सकती है, या तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, जैसे पहली रेखा है, जैसे L1 है, मतलब ये लाइन नंबर 1 है, पहली रेखा है। जब दो रेखाओं को हम एक सीधी रेखा जब दो रेखाओं को हम एक समतल में पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे, सिर्फ तीन ही कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है बच्चे, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर सकती हैं, यानी प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। जैसे देखिए प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, जैसे ये वाला L1 है तो क्या है, L2 है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। और जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो सिर्फ एक ही जगह प्रतिच्छेदित करेंगी। कहाँ करेंगी, सिर्फ एक ही जगह प्रतिच्छेदित करेंगी।
कहाँ करेंगे? सिर्फ एक ही जगह। जब इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइनें एक दूसरे के जब इंटरसेक्ट करेंगी तो सिर्फ एक ही जगह करेंगे। बताइए, दोनों लाइनें सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? और कहीं करेंगे क्या? इधर बढ़ाएंगे इधर बढ़ाएंगे, कहीं नहीं कर सकती है। तो यानी जब इन दोनों रेखाओं को हम किसी समतल में पढ़ेंगे तो इन दोनों रेखाओं के लिए 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि ये दोनों रेखाएं या तो इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। जो प्रतिच्छेदित करेंगे बच्चे, तो सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे वहाँ पर हमको क्या मिलेगा? एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक निर्देशांक मिलेगा, एक निर्देशांक मिलेगा। वही जो निर्देशांक होगा वही निर्देशांक इन दोनों रेखाओं क्या होगा? सलूशन होगा, हल होगा। कब? जब दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे क्या होंगे? पैरेलल भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं। जैसे L1 है और ये क्या है? L2 है, पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी, समांतर होंगी रेखाएं, जब समांतर होंगी तो समांतर रेखा हम किसे कहते हैं? आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिसको अनंत दूरी पर आप बढ़ाते जाइए। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनको आप अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाइए, एक दूसरे कभी जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। जब दूसरी कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे समांतर हो सकती हैं। जब समांतर होंगी तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। जब एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो हमको जो है कोई प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा नहीं, कोई कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा ही नहीं। जब कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों रेखाओं को कोई हमको सलूशन ही नहीं मिलेगा, कोई सलूशन ही नहीं मिलेगा, कोई हल ही नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तीसरी कंडीशन क्या बच्चे हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसाइड हो सकती हैं, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो सकती हैं, कोइंसाइड हो सकती हैं। कोइंसाइड मतलब संपाती। ये क्या है? प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। ये क्या है? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये क्या है? पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। अब तीसरी कंडीशन जो बनेगी, थर्ड कंडीशन क्या बनेगी? एक दूसरे क्या हो सकती है? कोइंसिडेंट हो सकती हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन बनेगी नहीं। कोइंसिडेंट मतलब जैसे पहली L1 रेखा है, L1 रेखा है और ये क्या है? L2 रेखा है, सॉरी L2 रेखा है, ये L2 रेखा है, L2 रेखा। जब एक दूसरे कोइंसिडेंट करेंगी यानी एक दूसरे संपाती जब होंगी, संपाती होने का मतलब यही है इस रेखा को आप इसी रेखा पर उठा कर रख दीजिए। कहने का मतलब दोनों रेखाएं जो है एक ही रेखा मिलती हूँ, एक ही ऐसे समझिए, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर हों, उसे हम क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब L1 रेखा पर L2 रेखा चाहे उठा कर रख दीजिए और चाहे L2 रेखा पर L1 रेखा को उठा कर रख दीजिए, तो यही क्या हो जाता है? कोइंसिडेंट होता है, संपाती हो जाता है। जब इस रेखा को इस रेखा पर उठा कर रखेंगे या इस रेखा को जब इस रेखा पर आप देखेंगे मिलेगी, तो इसका मतलब कई जगह मिलेगी, कई जगह मिलेगी, कई जगह इंटरसेक्ट एक दूसरे करेगी। भाई ये रेखा जो है इसी रेखा पर मिल जाएगी। जब जैसे देखिए इस तरह से ये L1 है, सपोज दैट ऐसे बढ़ रही है, और इसी तरह जैसे L2 है, ये L1 है, L1 है, ये L2 है, इसी तरह इसी एक ही रेखा पे मिल रहे हैं, बढ़ती जा रही हैं ऐसे, तो कई जगह इंटरसेक्ट करेगी ना। कई जगह जब इंटरसेक्ट करेगी यानी कई प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होगा, कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। तो जो कई कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका मतलब क्या है? जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी, तब उस कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों रेखाओं का यानी दोनों समीकरण का हमको कई हल प्राप्त होगा। कई हल मतलब अनेक हल या अनंत हल प्राप्त होगा। तो यही 3 कंडीशन बन सकती है, यही तीनों कंडीशन हमको पढ़ना है। आप सिलेबस में यही तीनों कंडीशन है।
यही हम लोग को पढ़ना है। तो ये तीनों कंडीशन हम कैसे पढ़ेंगे, एक ग्राफ माध्यम हम कैसे पढ़ेंगे, जब जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब हम सिर्फ एक समीकरण जब पढ़ लेंगे तब दो चरवाहे, अब हमको यहाँ क्या पढ़ना, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ना है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के माध्यम से पढ़ना है, तब ये कंडीशन तीनों बन रही है। तो ये तीनों कंडीशन जो बन रही है दो चरवाहे रैखिक समीकरण के दो समीकरण के लिए, तो ये आप तभी समझ में आएगा जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब हम एक समीकरण के माध्यम से सीख लेंगे तब कैसे उसको हम बीजगणित माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक समीकरण के माध्यम से कैसे हम बीजगणित माध्यम से सॉल्व करते हैं, और कैसे जो है हम ज्यामिति के माध्यम से सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसका ग्राफ बनाते हैं। जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक चर के माध्यम से सीख लेंगे, इस तरह से कैसे ग्राफ बनाएंगे, कैसे कैसे उसको बीजगणित माध्यम से सॉल्व करते हैं, कैसे उसका सलूशन निकालते हैं, तब जो है एक दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से जो तीनों कंडीशन बन रही रेखाओं के लिए, तब आपको समझ में आएगा। तो हम अब क्या करेंगे, जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं, जो बच्चे पढ़े हैं, जिनको आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे बच्चे होंगे जिनको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो मैं चाह रहा हूँ एक दो एग्जांपल लेकर के क्लास 9 में जो चीज़ एक चरवाहे रैखिक क्लास 9 में जो आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक समीकरण के माध्यम से सिर्फ पढ़े हैं, उसको ग्राफ के माध्यम से कैसे पढ़े हैं, कैसे बीजगणित के माध्यम से पढ़े हैं, एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम आपको रिवाइज करा देते हैं, तब जो है हम इस पर आते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा ना, आप इसको नोट करिए तब हम आगे चल रहे हैं। नोट हो गया ना, तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।